नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की जो कक्षा है संज्ञा पार्ट 3, जिसके अंतर्गत हम लोग संज्ञा के उस महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं जो मान के चलें कि संज्ञा पार्ट 1, संज्ञा पार्ट 2 का जो वीडियो आपने देखा होगा, और अगर आपने नहीं देखा तो हमारी गुजारिश है आप उससे ज़रूर देखें। ये मान के चलें कि संज्ञा पार्ट 3 आपके लिए बिल्कुल अलग अनुभव होगा। ये एक बेहतर कंटेंट आपके लिए तैयार किया हूँ मैं, जिसकी रोचक जानकारी आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। आप ये मान के चलें कि ये संज्ञा जो आपको बहुत परेशान करती है, अब ऐसा कुछ कर नहीं सकती है, क्योंकि अब ये बिल्कुल सहज भाषा में एक सरल तरीका मैं आपको अलग तरीका देने वाला हूँ। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप आज वो सब कुछ जानेंगे कि व्यक्तिवाचक को जातिवाचक कैसे बना सकते हैं और जातिवाचक को व्यक्तिवाचक कैसे बना सकते हैं। ये तमाम मसला एक अलग तरीके का पर्याय लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं, और आपसे गुजारिश हमारी हमेशा बनी रहती है कि कृपया आप पूरे मनोवेग से वीडियो देखने का प्रयास करें, क्योंकि ये आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही लाभकारी होने वाला है। तो शुरुआत मैं करता हूँ और ये मान के चलता हूँ कि आपने संज्ञा के उन 5 पार्टों का एक बेहतर अध्ययन पिछले 2 वीडियो में कर लिया होगा। जो संज्ञा के 5 प्रकार हमने बताए हैं, जिसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक जो संज्ञा के मुख्य प्रकार थे, और जिन पर हमने आपके संज्ञा पार्ट 1 के वीडियो में चर्चा किया। इसके बाद समूहवाचक और पदार्थवाचक जो कि जातिवाचक संज्ञा के पार्ट थे, उन पर चर्चा हमने संज्ञा पार्ट 2 में किया है। तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें, क्योंकि आपको उससे एक क्रमबद्ध तरीका मिल जाता है। ज़रूरी आयाम आपको मिल जाएंगे, जरूरी दिशा आपको मिल जाएगी, एक दृष्टिकोण आपको मिल जाएगा, तो आप अपनी तैयारी को एक अच्छी दिशा दे पाएंगे। मेरा मानना ये है, आप वो काम करें, ये ज़रूरी है। और ऊर्जा बनाए रखें अपने चैनल की, कमेंट करते रहें, ये मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और मैं आपको इस वीडियोज़ के माध्यम से कहना भी चाहता हूँ, आपका आभार भी व्यक्त करता हूँ कि जो लोग कमेंट करके हमें ऊर्जा दे रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। आप इसी तरीके से हमें ऊर्जा देते रहें। आइए समझते हैं। तो संज्ञा 5 प्रकार की इन महत्वपूर्ण पहलुओं पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं संज्ञा के, और मैं ये चाहूँगा कि आप इसे बार बार रिवीजन के तौर पे लेते रहें। अब मैं बताना यह चाहता हूँ कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक कैसे बना देंगे हम। व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक बनाना, ये आप अपनी कॉपी पे कुछ इस तरीके का एक हेडलाइन दीजिए, जातिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा किस रूप में बनेगा, ये महत्वपूर्ण पहलू आप अपनी कॉपी पर अंकित करें। अब जरा समझें कि मैं ये मान के चलूं कि आप इस बात से पूरी तरीके से भिज्ञ हैं, लेकिन मैं आपकी अनभिज्ञता ही समझ करके आपको ये बात बताना चाहूँगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसा मैंने कहा था कि ऐसा नाम जो सदैव कैसा हो, एक वचन हो, सदैव एक वचन हो, वो व्यक्तिवाचक होता है। और ऐसा नाम जो एक वचन तो हो भी सकता है, एक वचन तो हो भी सकता है, लेकिन उसका बहुवचन बन जाए या बनता हो, ये बहुत ही छोटा सा इसका कंक्लूजन है। आप ये मान के चलें, निष्कर्ष इसका है कि जो नाम सदैव एक वचन के होंगे, जिनका कभी आप बहुवचन नहीं बना पाओगे, वही तो व्यक्तिवाचक कहलाते हैं। जो नाम एक वचन तो हो लेकिन उनका बहुवचन बन जाता हो, वो क्या होते हैं, जातिवाचक होते हैं। ये पहले वीडियो में आपको मिल जाएगा संज्ञा पार्ट 1 के। अब आगे बढ़ता हूँ मैं आपसे अगर ये बात कहूँ कि व्यक्तिवाचक का मामला ही कुछ ऐसा है कि हम इसे पर्सनल समझ बैठे, पर्सनल समझना है। और जातिवाचक को अगर हम लोग पद मान लेते हैं, समझना जरा, हमने आपको जातिवाचक संज्ञा में ये कहा कि डॉक्टर भी जातिवाचक संज्ञा है, हमने कहा चपरासी भी जातिवाचक संज्ञा है, और अगर हम ये बात बोलें भाई बहन माता पिता, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। तो इसका मतलब ये सब एक पद हैं, क्योंकि आप जिन्हें भाई कहते हैं, आप जिन्हें मास्टर कहते हैं, आप जिन्हें चपरासी कहते हैं,
सच पूछना अपने आप से, क्या उनका नाम यही है? क्या चपरासी का नाम चपरासी है? क्या भाई का नाम भाई है? नहीं ना। आपने उन्हें एक पद दिया है और जिस पद के माध्यम से आपने उनको एक अलग पहचान दी है, वो समस्त पद क्या कहलाएंगे? जातिवाचक कहलाएंगे। ये इसलिए बता रहा हूँ, इसी वजह से तो आप ऐसा कर पाओगे कि व्यक्तिवाचक का जातिवाचक बना लोगे। और अगर ये काम नहीं कर सकते हैं तो फिर समस्या तो आनी है। इसलिए इस चीज़ को समझना जरा। मैं ये कह रहा था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा तो ये मसला है पर्सनल का। पर्सनल का मतलब इकलौता, यानी ये जहाँ कहीं भी होगी इकलौती होगी। ये नाम हमेशा अकेले होंगे, अकेले का ही ज्ञान कराएंगे। जैसे अगर आप ये बात करें कि हिमालय, तो आप इस नाम से तो बस इतना ही जान पाओगे कि हम हिमालय की ही बात कर रहे हैं, ना कि किसी अन्य दूसरे पर्वत की। ऐसा तो हो नहीं सकता। ये बात आप भली बात समझ पा रहे हैं। मैं यही कहना चाहता था कि हिमालय कहने से केवल हिमालय का बोध होगा, राजू कहने से केवल राजू का बोध होगा, गरिमा कहने से केवल गरिमा का बोध होगा। ये बात क्लियर है। लेकिन मैं जैसे ही शहर कहूँगा तो आपको तुरंत ये बात पता चल जाएगी कि शहर का मतलब, अब पता नहीं कौन से शहर की बात कर रहे हैं। इसका मतलब हम समस्त शहरों का जिक्र मात्र एक शब्दों में आपसे कर रहे हैं। जैसे अगर मैं ये कह दूं कि शहर गंदे होते हैं, इसका मतलब साफ है मैं किसी भी शहर को छोड़ा नहीं हूँ। अगर मैंने कह दिया आदमी बहुत ही खराब है, तो मैंने अपने आप को भी नहीं छोड़ा, ये बात मान लीजिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपने समस्त पद की बात की है। लेकिन अगर हमने कह दिया कि राजू चोर है, तो आप पक्की बात समझना कि मैंने किसी व्यक्तिगत राजू की बात की है। अब ऐसा नहीं कि दुनिया का हर राजू चोर है, दुनिया का हर व्यक्ति चोर है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये चीज़ समझना है। और ये जब मसला आपके सामने आ ही जाएगा तो इस बात को ध्यान देते रहिएगा। हमने यहाँ पर्सनल इकलौता लिखा है और यहाँ पद लिखा है। और इस बात से मैं आपको ये अवगत ही करा दूं कि यहाँ जो भी सेंटेंस पूछे जाएंगे, यानी जो भी आपसे संज्ञा पूछी जाएगी, वाकई में वो सेंटेंस में आएगी, यानी एक वाक्य में आएगी। अब जरा समझिए, जैसे अभी हमने आपसे कह दिया सचिन, और अभी हमने लिख दिया मान लीजिए रवि, और फिर हमने लिख दिया है सूरज। तो मुझे ये निसंकोच कहने में अब कोई समस्या नहीं है कि हमारे देखने वाले, ये पढ़ने वाले बच्चे ये इस बात से भली भांति वो जानकारी रख रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि सचिन, रवि और सूरज में अब उन्हें संज्ञा बताने में कोई समस्या नहीं आएगी। ये मैं मान रहा हूँ और आप बड़े आराम से इस बात को बता सकते हैं कि सर सचिन, रवि, सूरज, ये सब इकलौती बात आप कर रहे हैं, अतः व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण ये बना रहेगा। और इस ट्रिक के माध्यम से भी हम इस बात को जान पाए हैं कि ये एक वचन, हम इसका बहुवचन नहीं बना सकते हैं। अतः हम इसे क्या मानते रहेंगे? व्यक्तिवाचक मानते रहेंगे। आइए अब इसका जातिवाचक बनाते हैं। ये एक अलग प्रकार का जादू है जो आपको सीखना है और ये आप हमारे साथ करेंगे। अच्छा एक बात बताना, अगर हम इसी सचिन को जो अभी पर्सनल है, जैसे मैंने कह दिया सचिन, गांगुली, राहुल, रोहित, ऐसा जो नाम मैं ले रहा हूँ, तो आपको तुरंत ये एहसास होता है कि मैं उन्हीं क्रिकेटरों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने भारतीय क्रिकेट जगत में अपनी असीम पहचान बनाई हुई है। ये आप जान सकते हैं। तो जैसे मैंने सचिन कहा, जैसे मैंने रवि कहा, जैसे मैंने सूरज कहा, आपके मस्तिष्क में यह भावना बन गई होगी कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। मैं किसी व्यक्ति का ही तो नाम ले रहा हूँ, ये क्लियर है। और जब मैं किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत नाम लूंगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ही तो बोलूँगा। ये हो गया। अगर मैं इसी नाम को पद बना दूँ, जरा ध्यान देना, अगर मैं इसी नाम को क्या बना दूँ? पद, तो वो जातिवाचक होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। अच्छा समझना जरा, बहुत ही माइनर अंतर है लेकिन बहुत अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे तो ही ये चीज़ आपको अच्छे ढंग से पहुंच पाएगी आप तक। जरा ध्यान देना, मैं ये कहना चाहता था कि ये जो पद है, ये पद किसी का अपना नहीं होता है, अर्थात पद स्वतंत्र होता है, ये कोई भी हासिल कर सकता है। आप भी मास्टर बन सकते हैं, आप भी डॉक्टर बन सकते हैं, आप भी चपरासी बन सकते हैं, आप भी डीएम बन सकते हैं, आप भी ये समस्त पद दुनिया के हासिल कर सकते हैं। आप भी किसी के भाई बन सकते हैं, आप भी किसी की बहन बन सकती हैं, आप भी किसी के पति बन सकते हैं। ये सारा पद आप हासिल कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पद
स्वतंत्र चीज होता है, यह किसी का गुलाम नहीं होता, इस पर सबका अधिकार होता है। ये बात क्लियर है? तो हम कुछ ऐसा कर जाएं कि हम अपने व्यक्तिवाचक को ही पद बना दें तो जातिवाचक मसला बन जाएगा। जरा समझना, अगर मैं आपसे कहूं कि सचिन बीमार है, या फिर इस तरह लिख दूं सचिन एक अच्छे खिलाड़ी हैं, तो मुझे लगता है कि आप इस वाक्य से बस इतना ही समझ पा रहे होंगे कि मैं सचिन की विशेषता बताए जा रहा हूं। सचिन एक अच्छे खिलाड़ी हैं, कोई बात नहीं। अब मैं अगली लाइन लिखता हूं, जरा इसको देखना। सचिन जैसा बनना चाहता हूं। अब यही चीज समझना, सचिन जैसा बनना चाहता हूं, इसका मसला क्या है? सचिन जैसा बनना चाहता हूं, जैसे मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं मास्टर बनना चाहता हूं, मैं ये बनना चाहता हूं, मैं वो बनना चाहता हूं, मैं पता नहीं क्या क्या बनना चाहता हूं। ये जो कल्पना है हमारे मस्तिष्क में, जो हम ये सोचते हैं कि मैं ये करना चाहता हूं, मैं वो बनना चाहता हूं, ये एक पद हासिल करना चाह रहे हो ना आप, एक पद ही तो अब जरा बताना, अगर आप यहाँ कह दें मैं डॉक्टर जैसा बनना चाहता हूं, तो आपको तो ये बात समझ में आएगी ना कि ये डॉक्टर बनना चाह रहा है, ये मास्टर बनना चाह रहा है, ये तो पद है, और ये जो पद है ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। और अब आप खुद ही कह रहे हो कि मैं सचिन जैसा बनना चाहता हूं, इसका मतलब अब सचिन सचिन नहीं रह गए, अब सचिन जैसा का मतलब हम सचिन के गुणों की बात कर रहे हैं। सचिन जैसा बनना चाह रहे हैं, इसका मतलब सचिन को हमने एक पद बना दिया है। क्लियर है ना बात? अब तो सचिन जैसा बनना चाहते हैं, इसलिए अब सचिन यहाँ पर एक नाम नहीं रह करके एक पद बन गया है, इसलिए अब हम लोग इसे जातिवाचक संज्ञा बताएंगे। ये बात क्लियर है? और दूसरा महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं, जैसे मैंने सूरज ही मान लो लिखा हुआ है, और मैं आपसे कहूं कि सूरज ईमानदार है, तो यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप सूरज ईमानदार है, कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, बस सूरज की विशेषता बताए जा रहे हैं हमसे। क्लियर है? लेकिन अगर मैं कह दूं कि मैं सूरज जैसा बनना चाहता हूं, मैं सूरज जैसा बनना चाहता हूं, इसका मतलब सूरज में या तो अच्छाई है या तो कुछ बुराई है, कोई भी गुण हो, मैं वैसा करना चाहता हूं। मैं ये बार बार कह रहा हूं कि क्या जरूरी नहीं कि आप अच्छी ही बात करें, हो सकता है कि आप क्योंकि हम लोग मनुष्य प्रवृत्ति के ये जो भी विचारधारा हम लोगों के दिमाग में होती है, हम लोग अक्सर ऐसा कुछ तमाम काम कर ही जाते हैं कि जो गलत होता है उस दृष्टिकोण की तरफ जल्दी भाग जाते हैं। अगर आपने कहा सूरज जैसा बनना चाहते हैं, मैं यही बताना चाह रहा था, सूरज जैसा बनना चाहते हैं, तो क्या बताइएगा आप? क्योंकि अब सूरज नाम नहीं है, आप सूरज जैसा बनना चाह रहे हो ना, तो सूरज के गुणों की बात होने लगी, सूरज एक पद बन गया है, उसे आप हासिल करना चाह रहे हैं। ये तो मैंने यहाँ बोला था अभी आपसे कि पद वो है जो सब लोग हासिल करना चाहते हैं, तो सूरज वो है जो यह भी हासिल करना चाहते हैं। सूरज के अंदर अच्छा गुण होगा तो पता नहीं कितने लोग यही बोलेंगे कि मैं सूरज जैसा बनना चाहता हूँ, मैं सूरज जैसा बननी चाहती हूँ। ये तमाम जो हासिल करने की होड़ होगी ये पद के लिए होती है। ये बात क्लियर है? तो जब ये पद बन गया तो आप इसे क्या बता दोगे? जातिवाचक संज्ञा बता दोगे। ये बात क्लियर हो गई होगी। तो मान के चलना, अगर हम किसी नाम को पद बना देंगे तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। इस बात को आप भली बात समझ पाए होंगे, मैं ये मान के चलता हूँ, मुझे विश्वास है आप पर कि आप इतना तो टाइम नहीं लेने वाले हैं समझने में। और अगर ये चीज़ें कहीं भी आपको दिक्कत करेंगी तो बिल्कुल आपके लिए कमेंट बॉक्स का बहुत बड़ा बक्सा खाली है, आप भरते रहिएगा और हम आपको प्रत्युत्तर हमेशा देते रहेंगे। और कहीं भी समस्या होगी तो नेक्स्ट क्लास आएगी, तो तमाम जगहों पर मैं आपको उत्तर दे पाऊँगा। आप ज़रूर बने रहें हमारे साथ। और अगर ये चीज़, ये कंटेंट आपको बहुत बेहतर ढंग से मैं आपके पास पहुंचा रहा हूं और आपके लिए लाभकारी है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और ऊर्जा दे दीजिए हमें। और अब आगे बढ़ता हूं मैं। तो व्यक्तिवाचक का जातिवाचक का बनाना ये आप सीख चुके हैं, व्यक्तिवाचक का जातिवाचक कैसे बनाएंगे। अब इस बात को मैं हटा करके एक नया प्रयास अब आपके सामने रखूंगा कि हम लोग जातिवाचक का व्यक्तिवाचक कैसे बनाएंगे। ये जरा ध्यान दें। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक कैसे बनाएंगे। अब ये ध्यान दीजिए, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक
बनाना। अब समझना जरा, अभी मैंने ये बात की कि यहाँ पद है, ये एक से अधिक लोगों की साथ साथ व्याख्या कर देता है। जैसे मैं अगर कहूँ कि शहर, मैंने कह दिया कुत्ता, मैंने कहा जानवर, तो आप जरा समझना, शहर कहने से समस्त शहरों का ज्ञान होता है कि नहीं होता है? होता है ना। अगर आपने कह दिया कि वो शहर में वह शहर है जो बहुत ही खूबसूरत है, तो आप किसी विशेष शहर की बात कर रहे होंगे, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप सोचिए, शहर अगर का आप कह रहे हैं, केवल एक शब्द उल्लेखित कर रहे हैं, तो दिल्ली भी शहर है, लखनऊ भी शहर है, मुंबई भी शहर है, कोलकाता भी शहर है, चेन्नई भी शहर है। तो इसका अभिप्राय क्या होगा कि हम किसी भी शहर को इसके अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ से आप बहुत बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि जानवर जिसे आप बहुत प्रेम करते हैं, हम मनुष्य, मुझे लगता है कि आदिकाल से इतिहास में ये दर्ज है, लोग गीजा की पिरामिड में अपने साथ लेकर सो गए। इन कुत्तों को इतना प्रेम दिया इस मनुष्य ने उन कुत्तों को, वाकई में। तो ये जो कुत्ता है, जिसे आप गाली गलौज करते समय भी बड़े अच्छे लहजे में इस्तेमाल कर लेते होंगे, बहुत लोग ये चलते चलते कुत्ते का अभी भी अभिप्राय ही बदल डाले हैं, और बड़े आराम से बहुत ही लोगों को कुत्ता जो एक शब्द शक्ति होती है, मैं उस बात पे चर्चा करूंगा। बहरहाल अभी मैं अपनी टॉपिक पर ही बना रहा हूँ, ये बेहतर होगा आपके लिए। तो कुत्ता शब्द की मैं अगर बात कर रहा हूँ, तो ध्यान देना, अगर मैं आपसे कहूँ कुत्ता का बाप क्या होगा, तो आपका जवाब होगा कुत्ता। और अगर मैं कहूँ कुत्ता का जो चाचा है वो क्या होगा, वो भी कुत्ता। कुत्ता का मामा कुत्ता, कुत्ता का चाचा कुत्ता, कुत्ता का बाप कुत्ता, कुत्ता का भाई कुत्ता, ये सारे कुत्ते हैं। मैं एक कह दूं ना, इसका पूरा परिवार कुत्ता है, इसका पूरा खानदान कुत्ता है। इसका मतलब हुआ कि ये कुत्ता शब्द अकेले आपको इस बात को बताने के लिए क्षमता रखता है, इस बात को बता सकता है कि मैं पूरे कुत्ते समुदाय की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे कुत्ते समुदाय की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब आप हमें जातिवाचक बताते रहिए, और उस ट्रिक के सहारे भी अगर ये बात माना जाए, जाना जाए, तो मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि आप बड़ी आसानी से ये काम भी कर सकते हैं कि शहर का बहुवचन बन जाएगा, कुत्ते का बहुवचन बन जाएगा, जानवर का बहुवचन बन जाएगा। अतः हम तो जातिवाचक ही बताने वाले हैं ना इन्हें, तो क्लियर है। और अगर मैं इन्हीं जातिवाचक का व्यक्तिवाचक बनाना चाहूँ तो क्या करूँगा, उस समय मैं इनको पर्सनल बना दूंगा, ऐसा कर दूंगा। जैसे मैंने कहा कुत्ता मर गया, तो क्या पूरे देश के कुत्ते मर गए? नहीं ना। मैंने कहा कुत्ता मर गया, कुत्ता सो रहा, कुत्ता गा रहा, कुत्ता नाच रहा, कुत्ता भाग रहा है, इसका मतलब मामला परिवर्तित है। ये किसी एक कुत्ते की बात कर रहे हैं, और जब ये एक कुत्ते की बात करेंगे तो यही कुत्ता शब्द अब व्यक्तिवाचक बन जाएगा। इस बात को ध्यान देते रहिएगा। हमने कहा कुत्ता मर गया, हमने कहा कुत्ता भाग गया, हमने कहा कुत्ता नाच रहा है। देखिए, ये समस्त जो सेंटेंस हम बना रहे हैं आपके सामने, वाकई में इन सेंटेंसों को कभी भी आप अपने आपसे किसी भी मौखिक उच्चारण में किसी भी नाम को अपने साथ ना जोड़ें। इस समस्त घटनाएं काल्पनिक हैं, बस आपके साथ जुड़ करके महत्वपूर्ण चीज़ मैं आप तक शेयर करना चाहता हूं, आप एक बेहतर तैयारी बना सकें। इसलिए मैं ऐसे तमाम उदाहरण ले सकता हूं और लेता हूं, और ये मान के चलें कि आप इसे समझ पा रहे हैं। कुत्ता मर गया, कुत्ता भाग गया, कुत्ता नाच रहा है। अब जरा बताना, कुत्ता मर गया तो पर्सनल है मसला कि नहीं? कोई एक कुत्ता मरा होगा कि पूरे ब्रह्मांड के या पूरे संसार के कुत्ते ही मर गए? नहीं ना, किसी एक कुत्ते की बात है। कुत्ता भाग गया तो कोई एक भागा होगा, कुत्ता नाच रहा तो कोई एक नाच रहा होगा। इसका मतलब जो आप देख रहे होंगे, जो आपके सामने पर्सनल इंगित हो रहा होगा, आप उसकी बात कर रहे हैं। व्यक्तिवाचक हो गया। मैं इसी तरीके से हर जगह बना सकता हूं, जैसे शहर, मैं जिस शहर गया था, मैं जिस शहर गया था वह काफी सुंदर था, वह काफी सुंदर था। ये देखिए, मैं जिस शहर गया था वह काफी सुंदर था।
अब यहाँ शहर शब्द अंडरलाइन इसलिए होगा क्योंकि यही अकेला इस वाक्य में संज्ञा है और आपको कहीं संज्ञा तो मिलेगा नहीं। तो इसका मतलब साफ है, एग्जामिनर कहेगा दिए गए वाक्य में कौन सी संज्ञा प्रयोग में लाई गई है, तो आप शहर को देख करके तुरंत जातिवाचक की तरफ भागेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वाक्य में ये शहर शब्द अब इकलौता हो चुका है। ये कह रहा मैं जिस शहर गया था, इसका मतलब ये किसी विशेष शहर की बात कर रहा है, मामला पर्सनल है। तो मैं जिस शहर गया था वह काफ़ी सुंदर था, इसका मतलब ये पर्सनल है, किसी एक शहर की बात हो रही है। अतः अब हम भागेंगे नहीं, हम तो व्यक्तिवाचक ही लगाने वाले हैं। ये बात समझ पाए आप? व्यक्तिवाचक ही लगाएंगे। अब जरा ध्यान देना, इसी वाक्य से तो बना सकते हो आप तमाम प्रकार के, जैसे आपने कह दिया पक्षी मर गई, इसका मतलब साफ है कोई एक पक्षी मरी होगी। ये चीज अगर आपने कहा पिताजी बैठे हैं, पिताजी बैठे हैं, आप जरा बताना ये जो पिता है, अगर मैं आपसे कहूं कि पिता शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो कौन सी संज्ञा बताओगे? पिता शब्द में संज्ञा अगर आपको बतानी होगी तो आप तो बताओगे सर ये जातिवाचक है, भाई भी जातिवाचक है, बहन भी जातिवाचक है, माता भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो फिर ये व्यक्तिवाचक कैसे बन गया? क्योंकि अब पिताजी बैठे हैं तो क्या सबके पिताजी बैठे हैं? नहीं ना। तो वाक्य में जब इस दृष्टिकोण से ये आए और ये पर्सनल मसला बताना शुरू कर दें तो आप भी अपने आप को पर्सनल की तरफ झुका ही लीजिए, ये बेहतर होगा। हमने कह दिया भाई भाई दौड़ रहा है, भाई खाना खा रहा है, भाई सो रहा है, मेरी कलाई पे बहन ने रक्षा बंधन बांधा है। तो ये मामला बड़ा पर्सनल है। आप ये कतई नहीं कह सकते कि आपने सारी बहनों की बात की, आपने सारे भाइयों की बात की। ये बात क्लियर है ना? तो आप ये बात जान पाए होंगे कि हम पर्सनल बात कर रहे हैं। जब ऐसा कुछ करेंगे तो हम लोग उसे व्यक्तिवाचक की कैटेगरी में रखेंगे। ये बात क्लियर हो गई होगी। तो हम लोग व्यक्तिवाचक का जातिवाचक बनाना जान गए हैं, जातिवाचक का व्यक्तिवाचक बनाना जान गए हैं, और अब ये मान के चलें काफ़ी कुछ हम लोग सीख पा रहे हैं। बहुत ही अलग तरीका मैं आपको दे रहा हूँ, कुछ महत्वपूर्ण पहलू, इसीलिए मैंने कहा अब जो संज्ञा पार्ट 3 में आप देखेंगे ये बिल्कुल अद्भुत होगा, एकदम बिल्कुल अलग तरीके का मैं आपको दे रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और मैं इसी आशा विश्वास के साथ हमेशा आपके लिए प्रयासरत रहता हूँ कि आप कभी भी किसी भी एग्जाम में जहाँ हिंदी व्याकरण पूछा जाता है, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि आप समस्त वीडियोज पूरे मनोवेग से देखें, क्रमबद्ध तरीके से देखें। मैं आपसे ये उम्मीद और ये विश्वास रख पाऊँगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। मैं आपको कुछ इतना इस प्लेटफॉर्म से देने वाला हूँ, ये विश्वास रखिए हम पर और बने रहें हमारे साथ। तो जातिवाचक का व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक का जातिवाचक हम लोग बनाना जान चुके हैं। अब ये मान के चलें कि आप ये जरूर सोचेंगे कि सर क्या कुछ और परिवर्तन किसी संज्ञाओं में हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। मैं भाववाचक को भी जातिवाचक बना दूंगा, इस बात को समझना। तो यही तो माइनर अंतर है, यही तो बड़ा मजबूती पक्ष है संज्ञा का, और सबसे बड़ा कारण है एग्जामिनर का पूछने का, क्योंकि ये हमारे लिए जब वाक्य में आते हैं तो हम बड़ा कंफ्यूज भी हो जाते हैं और गलत भी कर जाते हैं। अब समझना, मैंने अभी आपसे कहा कि हम भाववाचक का जातिवाचक बना सकते हैं, भाववाचक का जातिवाचक, इसलिए मैं इसको आगे लिख रहा हूँ। आप इस बात को समझना, आप अपने नोटबुक पर पूरा लिखिएगा, हम बोलते भी रहते हैं। भाववाचक का जातिवाचक बनाना, ऐसा करके लिख लीजिए, तो आपके लिए हेडिंग हमेशा ये दर्शाती रहेगी कि आपने काम क्या किया है, आप वर्क क्या कर रहे हैं और किस लिए इस कक्षा का अध्ययन कर रहे हैं। तो भाववाचक का जातिवाचक बनाना बड़ा आसान सा मसला है। कैसे बनेगा ये? बस इसमें इतना समझ लीजिए, अगर किसी भाववाचक शब्द का, अगर किसी भाववाचक शब्द का बहुवचन लिखा जाए, बहुवचन बना दिया जाए, बना दिया जाए, तो वह आगे आप जोड़ें तो वह जातिवाचक बन जाएगी। यहां बस इतना समझना है। यदि किसी भाववाचक को बहुवचन रूप में आपके सामने मैं दे दूं तो आप उसे जातिवाचक बताइएगा, बस इतना है। ये एक स्टार पॉइंट है, आप इसे
अपनी कापी पर अंकित कर लें, अपने मस्तिष्क में जगह दें इसे, और ये वहाँ सेट हो पाए। फालतू की चीज़ें, वो तमाम चीज़ें जो आपके मस्तिष्क में सेट होती हैं उनको थोड़ा सा डिलीट करने का प्रयास करें, मेमोरी फुल ना हो आपकी, और ऐसे तथ्यों को वहाँ जाने का जगह दें, आप बैठने का जगह दें। एक बात अब आप समझें, भाववाचक का मतलब वो चीज़, वो आपकी ममता, वो आपकी दया, वो आपका प्रेम, वो आपका स्नेह, वो आपका दुलार, वो आपका गुस्सा, वो आपकी नाराजगी, वो आपकी मानवता, वो आपकी सादगी, वो आपकी सज्जनता, वो आपका प्रेम, ये सब जो आपने देखा नहीं कभी, केवल महसूस किया है, वो सब के सब भाव है। आपने उस महंगाई को नहीं देखा, आपने उस चोरी को नहीं देखा है, आपने उस बेईमानी को नहीं देखा है, आपने ईमानदारी नहीं देखा है। इस बात को ध्यान देना, ये सब के सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, सब के सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगर हम इनका बहुवचन रूप आपके सामने रखेंगे तो वह जातिवाचक बन जाएगा। जैसे अभी हमने आपसे कहा महंगाई, तो महंगाई किस संज्ञा का उदाहरण होगा? ईमानदारी, ईमानदारी ये चीज, महंगाई, ईमानदारी, चोरी, जवानी, कुर्बानी। क्या इसमें से किसी को देखा है आपने? नहीं ना। इसका मतलब इन सबको आपने महसूस किया, महंगाई महसूस किया, ईमानदारी महसूस करते हैं, चोरी महसूस करते हैं, जवानी महसूस करते हैं, बुढ़ापा महसूस करेंगे, बचपन महसूस कर चुके। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा मसला हम लोग महसूस पर जुड़े हैं और महसूस ही करते हैं, देखा कभी नहीं। और आपने नहीं देखा है, हमने भी नहीं देखा है। और ये मैं मान के चलूँ कि किसी के दिमाग में अगर ये उटपटांग सवाल बन ही रहे हैं कि हमने देखा है, तो कतई उसे मिटाने का प्रयास करें। आपने देखा नहीं है किसी भी चीज़ को। कभी कभार मैंने ये देखा है कि लोगों को कहते हुए सर ये मैंने देखा है, ये चोरी मैंने देखा है। चोरी नहीं देखा, इस बात को इस डाउट को क्लियर कर दूं कि चोरी नहीं देखा आपने, चोर देखा है। क्लियर है ना? चोर देखा है, चोरी नहीं देखा है। और अगर चोरी देखी गई होती तो मान के चलना भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद बढ़ा करके कुछ अलग सा मसला बना दिया गया होता और चोरी को पकड़ करके आजीवन कारावास दे दिया गया होता, या 10-20 बार फांसी देने की सजा सुनाई गई होती। आप ये मान के चलें और हमेशा के लिए खत्म हो जाता। लेकिन ऐसा था नहीं मसला। चोर हैं और चोर चोरी को अंजाम देते रहेंगे। और ये तमाम प्रकार की जो कार्यशैली है इसको बनाए रखेंगे। ये सब संतुलन का अभिप्राय है। आगे समझें तो महंगाई का बहुवचन बना दीजिए आप। महंगाइयाँ कहाँ पहुँचेंगे? जातिवाचक में। ईमानदारी का बहुवचन, ईमानदारियाँ कहाँ पहुँचेंगे? बहुवचन है ये। चोरी का चोरियाँ, समझते जाइएगा। जवानी का जवानियाँ, एक मेहरबानियाँ, तेरी मेहरबानियाँ, और एक कुर्बानी का कुर्बानियाँ। ये समझना जरा। एक पिक्चर आई थी तेरी मेहरबानियाँ, तो मेहरबानियाँ वहाँ जो मूवी है तेरी मेहरबानियाँ, वहाँ भी भाववाचक संज्ञा ही होगी। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो इस चीज़ को आप नोट करें। महंगाइयाँ, ईमानदारियाँ, चोरियाँ, जवानियाँ, कुर्बानियाँ, ये सब बहुवचन में है, अतः सब की सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आने वाली है। तो आपने ये देखा कि हम लोग जातिवाचक का और जातिवाचक का व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक का जातिवाचक, भाववाचक का जातिवाचक बनाना सीख चुके हैं। आपके दिमाग में आएगा कि सर कुछ और बदलेंगे क्या आप? जरूर बदल दूंगा। और बदलूंगा क्या मैं? अब मैं बदलने वाला हूँ पदार्थवाचक को। पदार्थवाचक का भी मैं जातिवाचक बना दूंगा। आप कहोगे सर ये कोई जादू थोड़ो है कि आप बना ही देंगे। सच पूछो तो पदार्थवाचक जातिवाचक का ही तो हिस्सा है, तो बनाना बड़ा आसान है। पदार्थवाचक जातिवाचक का, पदार्थवाचक का जातिवाचक बनाना, ये आपकी हेडिंग हो जाएगी। कुछ इस तरीके का आप एक अपनी नोटबुक पे बना ले। अब समझें, पदार्थवाचक में जैसे हमने कह दिया मिट्टी क्या है? पदार्थ है। क्लियर है? सारे पदार्थों का ना ही आप जातिवाचक बना पाओगे, ना ही सारे भाववाचक का जातिवाचक बना पाओगे, ना सारे व्यक्तिवाचक का जातिवाचक बना पाओगे, ना सारे जातिवाचक का व्यक्तिवाचक बना पाओगे। कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनके साथ ये प्रक्रिया संभव है, वो हम कर पाते हैं। इस बात लिए सब नामों पर आप प्रयास मत कीजिएगा, नहीं तो आप ये मान के चलें कि हर जगह आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। कुछ के साथ ऐसा होगा
तो पदार्थवाचक का जातिवाचक बन सकता है, जैसे हमने लिख दिया मिट्टी, और अभी ऐसे तमाम नाम इसमें आ सकते हैं। जैसे पदार्थवाचक में और क्या क्या आपने पढ़ा है, हमने आपसे कहा था ये अगणनीय होते हैं, इनकी गणना आप नहीं कर सकते हैं, इस बात को भली भांति आप जान रहे हैं। मिट्टी के साथ मैं पानी लिख सकता हूँ, मिट्टी के साथ मैं अन्य तमाम और भी चीज़ों को लिख सकता हूँ, जैसे पारा, जैसे सोना, जैसे चांदी, ये चीज़। बात समझना, क्या आपने कभी पानी का बहुवचन देखा है? नहीं, क्योंकि पानी का बहुवचन नहीं बनाया जाता है, ये ध्यान देना। पारा पारे, सोना सोने, ढेर सारे सोने, ढेर सारा सोना, सोना ही रहेगा, सोने नहीं होगा। तो आप यहाँ तो कर ही नहीं पाओगे। हाँ, कुछ का कर सकते हैं, जैसे मिट्टी का आपने ये देखा होगा, मिट्टियाँ लिखा जाता है, यही मैं बताना चाह रहा था। इसलिए मैंने आपसे कहा कि सबका नहीं हो सकता है, ठीक, मिट्टी का मिट्टियाँ हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो जहाँ कहीं किसी भी पदार्थ का, जैसे आपने ये कहा दूध का बहुवचन क्या बना पाएंगे? दूध हो नहीं होगा ना। चीनी का चीनियाँ लिखेंगे, हो सकता है चीनियाँ। तो बात समझना, जहाँ कहीं हम बहुवचन बना ले जाएंगे किसी भी पदार्थवाचक का, तो ये आप नोट कर लीजिए, यदि हम किसी पदार्थवाचक संज्ञा का बहुवचन रूप पाएंगे, बहुवचन रूप पाते हैं, ये चीज नोट कर लीजिए आप, यदि हम किसी भी पदार्थवाचक संज्ञा का बहुवचन रूप पाते हैं तो हम उसे जातिवाचक संज्ञा बता देंगे। ये बहुत ही नॉर्मल है और बहुत कम ऐसे पदार्थ हैं जिनका ऐसा संभव है। तो मैंने आपको उदाहरण दे दिया है और मैं ये आशा करता हूँ कि आप इस बात को भली भांति समझ भी गए होंगे। तो अब ये बनाने वाला काम मैं समाप्ति कर देता हूँ। अब ये मैं मान के चलता हूँ कि आप भी ये काम कर पाएंगे, व्यक्तिवाचक का जातिवाचक आप बना ही पाएंगे। हाँ, एक प्रश्न और बहुत पूछा जाता है, मैं उस पर थोड़ा सा चर्चा ही कर दूँ। कई बार ये बात आया है और इसके बाद ये मान के चलें कि संज्ञा समाप्त होगी। पहली बात तो ये प्रश्न है कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण, ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है आपके एग्जाम में, इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा यहीं चर्चा ही कर देना चाहता हूँ। जरूरी है कि कुछ महत्वपूर्ण पहलू ना छूटे और उन सारी चीज़ों को आपके जहन में समाहित कर पाऊँ, मैं आपके दिमाग में रख पाऊँ। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि जगह बनाए रखें, खाली स्थान छोड़ें वहाँ पर। भाववाचक संज्ञा का निर्माण, भाववाचक संज्ञा का निर्माण देखिए किससे किससे हो सकता है। पहली चीज़ तो जातिवाचक संज्ञा से आप भाववाचक बना सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा से। यह ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनर पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा, कौन सी भाववाचक संज्ञा जातिगत है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रियागत है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा विशेषण युक्त है। ये मतलब समझ पा रहे हैं ना आप? तो एग्जामिनर इसी पहलू को घुमा करके आपके सामने रखेगा। अब ये समझना, जातिवाचक संज्ञा, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि शत्रु कैसा शब्द है, तो आप कहोगे सर शत्रु एक पद है, शत्रु एक पद है। अतः अगर आप शत्रु से क्या बना देते हैं, शत्रुता, जिसे हमने देखा ही नहीं है, अब ये भाव है। शत्रुता भाववाचक संज्ञा का उदाहरण तो है, लेकिन एग्जामिनर अगर इस तरह कहना चाहे कि शत्रुता कैसी भाववाचक संज्ञा है, वो बता दे आपको। लीजिए, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि भाववाचक है ये। अब जरा बताना, व्यक्तिगत है कि जातिगत है कि क्रियागत है कि सभी है? तो जातिगत हो जाएगा। इस बात को ध्यान देना, इसी पहलू को मैं बताना चाह रहा था। एक महत्वपूर्ण पहलू है ये आपके संज्ञा पार्ट का। तो शत्रु से शत्रुता बन जाएगा। अब आप दूसरा तो बनाने से चूकोगे नहीं आपका, क्योंकि मन कह ही रहा होगा, मित्र से मित्रता बन जाएगा। ये देखिए, भाई, भाई से भाईत्व बन जाएगा। ये समझिए, समझ रहे हैं ना आप? ये सब के सब पद हैं, सबके सब में जातिवाचक है, और इनसे हम लोगों ने जो भी संज्ञा निर्मित कर रखी है वो सब जातिगत भाववाचक मानी जाएंगी।
हैं तो सब ये भाववाचक, इस बात में कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है, ये सब भाववाचक है। एक अलग पैटर्न से आपको जोड़ दिया हूं मैं कि अगर एग्जामिनर वो कहे कि ये कैसा भाववाचक है, तो जैसा भाववाचक है वो आपके सामने वैसा भाववाचक है, ऐसा बता दीजिएगा आप। क्लियर है ना? तो जातिवाचक से हो गया। अब मैं देखो आपको दिखा दे रहा हूं विशेषण से भाववाचक। विशेषण संज्ञा, विशेषण संज्ञा का मतलब आप भाववाचक संज्ञा के पाठ पढ़ रहे हैं, इस बात को हमेशा ध्यान देना, मैं कुछ अलग नहीं बता रहा हूं आपको। जातिवाचक संज्ञा, ये जातिवाचक संज्ञा थोड़ा बता रहा हूं मैं, जातिवाचक भाववाचक संज्ञा बता रहा हूं। भाववाचक संज्ञा जातिवाचक है, भाववाचक संज्ञा विशेषण वाली है, ये बात समझना आप बस। अब समझिए, तो विशेषण संज्ञा में जैसे ईमानदार शब्द क्या है बताना, विशेषण है। चोर क्या है, विशेषण है। ईमानदार, चोर, बेईमान, ये सब क्या है, विशेषण है। ईमानदार, चोर, बेईमान, ये सब क्या है, विशेषण है। और अगर हम इनसे भाववाचक बनाएं जिन्हें हमने देखा नहीं है, जैसे ईमानदारी, ईमानदार तो सबने देखा होगा, चोर तो सबने देखा है, चोरी किसने देखा है, कोई नहीं। बेईमान तो सबने देखा है, बेईमानी किसने देखा है, कोई नहीं। ये बात क्लियर है ना? तो ईमानदारी, चोरी, बेईमानी, ये सब भाववाचक हैं। अगर मैं कहूँ ये कैसे भाववाचक हैं, तो कहिएगा सर ये विशेषण युक्त भाववाचक हैं, विशेषण युक्त भाववाचक हैं तो भाववाचक, ये विशेषण युक्त भाववाचक हैं, ये जातिगत भाववाचक हैं, जातिगत भाववाचक। ये बात आप समझ पाए आप? ये जातिगत भाववाचक हैं, ये विशेषण युक्त भाववाचक हैं, इसमें अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये बात क्लियर हो चुकी है, ये मान के चलूँ मैं। तो अब जाति संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से आपने भाववाचक बना ही लिया, विशेषण से आपने बना लिया। अब महत्वपूर्ण बात, आप सर्वनाम से बनाना सीख जाएं। सर्वनाम से भी बनेगा भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम से जैसे सबसे नहीं बनेगा, ये मत सोचना कि हर सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनेगी, नहीं, जिससे बन पाएगी वही बनाना है, वही दिमाग में रखना है। जैसे अपना क्या है, सर्वनाम है, सर्व क्या है, सर्वनाम है, और पराया भी क्या है, सर्वनाम है, इस बात को ध्यान देना। तो अपना से बन जाएगा अपनापन, सर्व से बन जाएगा सर्वस्व, पराया से बन जाएगा परायापन। ये बात आप समझ जाइएगा। ये हैं भाववाचक संज्ञा के, ये सभी उदाहरण भाववाचक संज्ञा के हैं, और ये किससे बने हैं, तो आप कहिएगा सर ये सर्वनाम से निर्मित हैं, अतः ये सार्वनामिक भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे। इस बात में कोई डाउट अब आपको नहीं होना चाहिए। मैं अब क्रिया से बना के दिखा दूं आपको। क्रिया से जैसे खेलना है, खेलना से क्या बन जाएगा, खेल। जैसे पढ़ना से क्या बन जाएगा, पढ़ाई। जैसे लेना देना से क्या बन जाएगा, लेना देना से बन जाएगा लेन देन। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। और जैसे अगर हम आपसे कहें लिखना से क्या बन जाएगा, तो लिखना से बन जाएगा लेख। जैसे आप ये भी कह सकते हैं कमाना से क्या बन जाएगा, कमाना से कमाई। ठीक है, क्लियर है ना? खेलना, पढ़ना, लेना, देना, लिखना, कमाना, ये सब तो क्रिया है ना, इससे तो आप भली बात परिचित हैं। आप बताना, खेल देखा है क्या आपने? खिलाड़ी देखा होगा, खेल नहीं देखा है। खेल महसूस किया जाता है। महत्वपूर्ण पहलू देखो, इस बात को भी आप बहुत ही स्टार बना के समझिएगा, क्योंकि ये आपसे ज़रूर गलत होते हैं, और इसे आप अब कतई गलत मत करिएगा कि खेल भी भाववाचक संज्ञा है, पढ़ाई भी भाववाचक संज्ञा, लेन देन भी भाववाचक संज्ञा है, लेना देना क्रिया है, लेन देन भाववाचक संज्ञा है, इस बात को ध्यान देना। लेख भी भाववाचक संज्ञा है, और कमाना से कमाई बना, ये कमाई भी भाववाचक संज्ञा है, पढ़ाई भी भाववाचक संज्ञा है। इस बात को आप जान पाए होंगे, मैं ये मान के चलूँ। ये बात क्लियर हो चुकी है। अब जरा एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ। अगर ये चीज़ आप समझ पाए हैं कि सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बन जाएगी, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बन जाएगी, ऐसे समस्त उदाहरण जो महत्वपूर्ण हैं मैंने आपके सामने इंगित कर रखा है, ये काफ़ी हैं आपके लिए। ये मत सोचिएगा कि मैं आपको कम देना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं आपको वो सब कुछ देना चाहता हूँ जिससे आप किसी भी एग्ज़ाम में जब भी बैठें तो ज़रूर हमें याद करें।
और ये मैं पूरे विश्वास के साथ ये इसलिए कहता हूँ क्योंकि आपका कमेंट ही हमें ये सब कुछ करने के लिए ऊर्जा देगा। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलिए। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं और आपको बता देना चाहता हूँ। वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न यह है कि क्रिया से भी संज्ञा बन जाएगी, क्रिया से भी संज्ञा बन सकती है। इस बात को ध्यान देना, मैं यहाँ भाववाचक का नाम नहीं ले रहा हूँ, इस बात को भी ध्यान देना। क्रिया से भी संज्ञा बन सकती है, बस इतनी बात बोला है हमने। क्रिया से संज्ञा कैसे बनेगी? जैसे टहलना क्या है? क्रिया है, और मैं कह दूं टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ऐसा वाक्य में लिख करके दे दूं लाभदायक है। अब ये टहलना वाकई में इस वाक्य का कर्ता धर्ता बन गया है, और क्रिया कभी कर्ता नहीं होती, और अगर हो जाएगी क्रिया कभी कर्ता तो इसी क्रिया को हम लोग क्रियार्थक संज्ञा कहेंगे, क्रियार्थक संज्ञा कहेंगे। इस बात को ध्यान देना, इसी क्रिया को हम लोग फिर क्रियार्थक संज्ञा कहेंगे। इस बात की टॉपिक अभी आगे भी है, जब हम लोग क्रिया के प्रकार पढ़ रहे होंगे तो मैं उस पर भी उस समय भी इस पर चर्चा करूंगा। तो मैं मान के चलता हूं कि आज की ये टॉपिक और संज्ञा की पूरी टॉपिक आप बहुत ही अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलता हूँ नई कक्षा में। आपका दिन शुभ हो।